Morning all, welcome to Learners Academy. Hmm. Okay, so we had started miscellaneous exercise on this chapter number 10, vector algebra. सारी चारों एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मिसलेनियस हमने कल स्टार्ट कर दी थी एंड शायद दो क्वेश्चंस कर लिए. So today we will continue with question number 3. And question number 3, as I said yesterday also, it's the most important question of this exercise. ठीक है, ध्यान से देखना है इसको, बिल्कुल ध्यान से. और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, शायद पहली दूसरी एक्सरसाइज में किया, लेकिन वहां पे काफी इजी लेवल था और यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया. डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया ना, तो कुछ चीजें और भी सोचनी पड़ी, वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और डेवलप करने पड़ेंगे कि ऐसा होगा तो क्या करेंगे. ठीक है, तो रीड आउट करें क्वेश्चन. मेथड. ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. एक गर्ल जो है 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चली, रुकी, वहां से 3 किलोमीटर चली. कौन सी डायरेक्शन में चली? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. पहले तो डायरेक्शन का नाम था वेस्ट, दोबारा में डायरेक्शन का नाम था 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और फिर रुक गई. अब बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट टू द डिपार्चर. स्टार्ट जहां से हुई थी और खत्म जहां पे हुई है, वहां से लेके वहां तक उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ. और डिस्प्लेसमेंट बताओ मतलब वो वेक्टर बताओ. उसमें जब से जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बताओगे, जहाँ से स्टार्ट हुई थी जहाँ से खत्म हुई थी, वो डिस्प्लेसमेंट जैसे ही आप बताओगे तो उसमें डायरेक्शन भी होगी और उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा. अब यहाँ से स्टार्टिंग से और इनिशियल से टर्मिनल में कितनी दूर है, वो कितने किलोमीटर दूर है और किस डायरेक्शन में दूर है, सब पता चल जाएगा. यानी वेक्टर बता दो तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा. यानी हमको फाइनल वेक्टर बताना, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर बताना है कि स्टार्टिंग से अब वो कहाँ खड़ी है. ठीक है, तो स्टार्टिंग को तो ले लेंगे हम ओरिजिन. और ये क्वेश्चन जब हमने उस टाइम किया था तभी भी हमने 2D में किया था और अभी भी हम 2D में कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पृथ्वी पे चलेगा तो पृथ्वी इज ए 2D प्लेन, अर्थ इज ए 2D प्लेन. अर्थ को हम क्या मानेंगे? 2D प्लेन. तो 3D का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं. हाँ, कोई व्यक्ति स्पेस में घूमेगा, अगर कोई व्यक्ति मूव करेगा स्पेस में, लाइक कोई स्पेसशिप मूव कर रही है, कोई कुछ चिड़िया उड़ रही है, तो फिर आपको 3D में सोचना पड़ेगा, है ना. लेकिन अभी व्यक्ति है, व्यक्ति उड़ तो सकता नहीं है, तो वो चलेगा. और चलेगा तो फ्लोर, फ्लोर मतलब वही एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब जेड एक्सिस का कोई काम है ही नहीं. तो 2D में बनाएंगे हम ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा. ओके, तो 2D में जब अपन डायरेक्शंस बनाते हैं तो फिक्स है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फिक्स है. कैसे? लेट्स से कि मैं 2D में डायरेक्शन बना रहा हूँ तो ऊपर वाली डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ होती है. बस ऐसे 2D प्लेन बना देना है. ऊपर वाली डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बेटा? नॉर्थ. नीचे वाली हमेशा साउथ. जो राइट साइड है वो हमेशा ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा वेस्ट. अब आपको ओरिजिनल डायरेक्शंस नहीं सोचने होते हैं, बस इसी को कंसीडर करना होता है. 2D प्लेन बना दिया मैंने, दो एक्सेस बना दी. तो उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है, ओरिजिनल जो पॉइंट है, उसको ले लेते हैं हम ओ. उसको हम ले लेते हैं ओ, वो उसका इनिशियल पॉइंट है. क्या है? इनिशियल पॉइंट. अब स्टार्ट करते हैं उसकी जर्नी, कैसे कैसे स्टार्ट हुई. उसकी जर्नी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले वो 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई. तो वेस्ट यानी इधर, तो इधर की तरफ 4 किलोमीटर बढ़ा दूं उसको मैं, बढ़ा दूं. तो लेट से वो 4 किलोमीटर इधर आके, मान लेते हैं यहाँ जाके रुक गई. और लेट से ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है ए. ए पे आके वो रुक गई. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर. कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. ठीक है, अब यहाँ से वो 3 किलोमीटर चली. अब 3 किलोमीटर ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, चारों दिशाएं खुली हुई हैं. पर डायरेक्शन क्या कह रहा है वो? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ. अगर वो ओरिजिन पे ही कहता नॉर्थ से ईस्ट की तरफ तो मैं ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये मानता और यहाँ से 30 डिग्री काउंट कर लेता, है ना. ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑफ के बाद जो आता है वहां से घूमना है. तो ऑफ के बाद क्या आ रहा है? नॉर्थ. तो नॉर्थ से घूमना है ईस्ट की तरफ, और कितना घूमना है? 30 डिग्री घूमना है. लेकिन ये काम तो तब होता है जब वो ओरिजिन से ही कहता. वो तो वहां से कह रहा है, और वहां तो कोई नॉर्थ, ये वाई एक्सिस तो है नहीं कि वहां से मैं घूम जाऊं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो
वाई एक्सेस है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाली, इसकी एक कॉपी बनानी पड़ेगी यहाँ पे, और फिर वहां से मैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ घूमूंगा, समझ गए। सो लेट्स से मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे बना देता हूँ, तो मैं डॉटेड लाइन खींच दूंगा, खींच दिया। अब अगर वो वहां से बिल्कुल ऊपर चला जाए तो वो नॉर्थ है, यहाँ से बिल्कुल नीचे चला जाए तो वो साउथ है, लेकिन उसको चला है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, और नॉर्थ से ईस्ट घूमना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट घूमना है, तो 30 डिग्री ये ऐसे घूम जाएगा वो, ठीक है, घूम जाते हैं। और कितना किलोमीटर चलना है वो भी सुन लो, 3, तो ये 4 है, तो अब जो चलोगे उससे कम होगा, है ना, जस्टिफाइड होना चाहिए फिगर, ऐसा नहीं ये 4 है और 3 आप ऐसे चल गए, तो इतना बड़ा कैसे 3 होगा जब 4 ही इतना सा है। तो आपको जस्टिफाइड फॉर्म में और साथ में, जस्टिफाइड फॉर्म में और साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे लाइन खींचनी। अभी भी ज्यादा हो गया ना, लेट से ये वो पॉइंट है, ठीक है। ये कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, और ये कितना एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री, डन। और ये लेट से अब जो जहाँ पे जाके और रुकी है उसको ले लेते हैं बी। अब उसको फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये है, फाइनल इसका टर्मिनल पॉइंट ये है, और फाइनल इनिशियल पॉइंट ये था, उसको वेक्टर ओ बी चाहिए, ठीक है। इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट ओ था और अब खत्म वाला पॉइंट टर्मिनल पॉइंट बी है, तो उसको भी फाइनल डिस्प्लेसमेंट ओ बी चाहिए, वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर, क्योंकि अभी हम डिस्प्लेसमेंट और तरीके से बताया जाता है साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, लेकिन हमने तो फिजिक्स तो पढ़ी नहीं है, हम तो मैथ्स पढ़ी, तो मैथ्स में डिस्प्लेसमेंट बराबर वेक्टर, और वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म बता दो तो वो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेट से मैं इस वाले वेक्टर को बना देता हूं, और अब मेरा काम है वेक्टर ओ बी निकालना, ये वेक्टर ओ बी निकालना मेरा काम है, मेरा फाइनल टास्क है एक तरीके से, ठीक है। और ये वेक्टर कितना है, 3 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, यहाँ से लेके, ठीक है। चलो अब करें कुछ बात, कैसे हम ये वेक्टर ओ बी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले तो अपन क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो जो भी उसमें लिखा हुआ है, हेयर इट इज गिवन दैट ए गर्ल वॉक्स, ये सब पूरा एज इट इज यहाँ तक कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर अपन लिखेंगे, let the initial point of the girl be a o, है ना, let the initial point of the girl be o, let the initial point of the girl be o, and और ऐसे मान लेते हैं, let she walks, let she walks 4 kilometer towards west, let she walks 4 kilometers towards west, and स्टॉप्स एट द पॉइंट ए, हम मान लेते हैं कि वो वेस्ट में गई और वो जिस पॉइंट पे रुकी उस पॉइंट का नाम क्या है, ए, एंड स्टॉप्स एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए। यहां से ये पता चला, दैट इज यहां से ये पता चला कि ओ ए, डिस्टेंस ओ ए कितना है, 4 किलोमीटर, डन, ठीक है। अब ए के बाद फिर वो बी पे गई, एंड लेट शी वॉक्स 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स टुवार्ड्स, जो भी डायरेक्शन उसने कही, टुवार्ड्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, एंड स्टॉप्स एट द पॉइंट बी, एंड स्टॉप्स एट द पॉइंट बी, ये भी मान लिया हमने, एंड देन एंड स्टॉप्स एट द पॉइंट बी। तो यहां से दो बातें पता चली, दैट इज, एक बात तो ये पता चली कि ए बी क्या है, 3 किलोमीटर, और एंगल का भी पता चला, एंड साथ में क्या पता चला, ये वाला एंगल 30 डिग्री, अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो लेट से यहाँ पे कहीं पर भी पॉइंट मार्क कर दो आप एक्स, ठीक है, वाई है वैसे तो, वाई एक्सेस तो वाई मार्क कर दो, ठीक है। सो वाई ए बी, एंगल वाई ए बी 30 डिग्री हो गया, एंड एंगल वाई ए बी, दो बातें पता चली यहाँ से, एक एंगल पता चला, एक डिस्टेंस पता चली। अब मुझे बता, 2D प्लेन ही तो है, तो 2D प्लेन में तो अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल पता है तो एक्स एक्सिस के साथ भी पता चल जाता है, 3D तो है नहीं, तो ये 30 डिग्री है, तो ये अंदर वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, टेल मी। तो आप फिगर में मार्क कर लो, टोटल 90 डिग्री होती है, एक्स एंड वाई एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, ये 60 डिग्री, तो लगे हाथ इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। सो एंगल, सो एंगल, ये अंदर वाला एंगल क्या होगा, बी ए ओ,
एंगल बी ए ओ इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी। अब आपको वेक्टर ओ बी निकालना। तो वेक्टर ओ बी निकालने के लिए हम ट्राइंगल को इस्तेमाल करें। इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखो, ओ ए बी को। तो ओ ए बी में अगर मेरे को ओ बी निकालना है तो कैसे जाऊंगा, ओ ए प्लस ए बी, तब जाके ओ बी होगा यूजिंग ट्राइंगल लो। तो मैं इसको यहाँ से निकालना स्टार्ट करता हूँ। ये तो एक तरीके से क्वेश्चन इंट्रोडक्शन था ना। ठीक है। सो नाउ बाय यूजिंग ट्राइंगल लो वी हैव, नाउ बाय यूजिंग ट्राइंगल लो we have we have vector AB, vector OB, vector OB is equals to vector OA plus vector AB। यस or नो? ओके। अब मैं जेड एक्सिस पे तो चल नहीं रहा हूं, तो उसकी कंपोनेंट फॉर्म में के कैप का वाला कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जेड एक्सिस तो 2D पे चल रहा हूँ ना, तो जेड एक्सिस तो है नहीं। तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में केवल आई कैप वाला कंपोनेंट लिखूंगा और जे कैप। चलो के कैप वाला जीरो के कैप कर देते हैं, हर बार जीरो के कैप रहेगा, वो चाहे उसको नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो हम लिख देते हैं, चलो नहीं तो कंफ्यूजन होगा, जीरो के कैप डाल देंगे। तो वेक्टर ओ ए की कंपोनेंट फॉर्म, तो आप 4 किलोमीटर चल रहे हो एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 4 किलोमीटर चल रहे हो तो -4 आई कैप, और आप जेड एक्सिस पे चल ही नहीं रहे हो और वाई एक्सिस पे चल ही नहीं रहे हो, और जेड एक्सिस पे तो आप वैसे भी नहीं चल रहे हो, तो जीरो जे कैप एंड जीरो के कैप। अब जे कैप को तो सॉल्व करेंगे आगे, लेकिन के कैप को एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लिखना छोड़ देंगे चाहे तो, है ना। तो ये हो गया वेक्टर ओ ए। अब वेक्टर ए बी का अता पता नहीं है। क्यों पता अता पता नहीं है? बेटा अगर हम 2D प्लेन पे हॉरिजॉन्टली चले या वर्टिकली चले तो सोचना आसान है, लेकिन से डायगोनली चले तो सोचना मुश्किल है। डायगोनली सोचना मुश्किल है ना भाई, कितना आई कैप कितना जे कैप। जैसे मैं हॉरिजॉन्टली चला तो लेफ्ट साइड चला तो माइनस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, माइनस आई कैप। पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो प्लस आई कैप। ऊपर चल रहा हूँ तो पॉजिटिव जे कैप, नीचे जा रहा हूँ तो माइनस ए कैप। तो परपेंडिकुलर या पैरेलल ऐसे चलना तो आसान है और उसका वेक्टर बनाना आसान है, बट डायगोनल का वेक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल। अगर डायगोनल का मैं वेक्टर डायरेक्ट बना पाता तो मैं ओबी का ही क्यों नहीं बना देता। ओपी का मैं इसलिए तो नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्यों जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे गया तो वापस अब ए बी भी वैसे ही हो गया। मान लो ये पॉइंट यहाँ होता तब तो आसानी होती, ओ ए बी, तो उसमें क्या होता है पैरेलल परपेंडिकुलर, तो वाई कैप पे चला जाता वेक्टर ओ बी आ जाए। लेकिन ये पॉइंट फिर वापस ये भी डायगोनली है, क्या है ये भी डायगोनली। तो अब यहाँ पे इसको ये वेक्टर ओबी की वैल्यू हो गई जो मेरे को फाइनली चाहिए थी, लेकिन इस वेक्टर ओबी की वैल्यू पूरी सॉल्व नहीं हो पाई मुझसे, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप इसको और ये जीरो जीरो के हटा के लिख दो, और तो क्या होगा ना, हटा के लिख दिया मैंने। लेकिन जीरो के भी हटाना, चलो कुछ भी मत हटाओ, एक काम करो, जीरो के भी हटाओगे क्योंकि जे को तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना। लेट्स से इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दो, और अब पूरा ध्यान लगाओ कि अब ये वेक्टर ए बी कैसे निकले। समझ गए? क्योंकि वेक्टर ए बी निकलेगा तभी तो पुट करके फाइनली वेक्टर ओ बी निकलेगा। ठीक है, तो ये मेरा अगला पार्ट खत्म हुआ। अब फाइनल पार्ट शुरू हो रहा है मेरा, कि वेक्टर ए बी कैसे निकले। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए आप बी से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। लेट से इसको मैं दे देता हूं ए बी सी, ठीक है। अब आप ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी में ध्यान दो। ए बी चाहिए, तो ए बी चाहिए तो ए से लेके सी और सी से लेके बी चल जाओ। ए से लेके सी भी हॉरिजॉन्टली हो रहा है और सी से लेके बी भी वर्टिकली हो रहा है, ये जाना आसान है ना। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी करके वेक्टर ए बी बनाओ, अगेन यूजिंग ट्राइंगल। अगेन यूजिंग ट्राइंगल में ये काम करने वाला हूं। समझ आया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अगेन अब लेकिन मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ए से लेके सी में कितना गया। जैसे इधर तो ओ से लेके डायरेक्ट पता था 4 किलोमीटर, इधर थोड़ा ना पता है। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ए से लेके मैं सी कितना गया और सी से लेके मैं बी कितना गया। समझ आया? मुझे क्या चाहिए, वेक्टर ए बी। अच्छा एक और चीज, वेक्टर ए बी में ये तो मुझे पता है कि ये वेक्टर ए बी की लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर। बस इतना पता है मुझे, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं पता पड़ पा रही है। तो अगर आप इसको वेक्टर अलजेब्रा भूल जाओ और आप सिंपल ट्राइंगल मान लो इसको एबीसी, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके अगर एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है 60 डिग्री 3 किलोमीटर, तो बीसी एसी दोनों निकल सकते हैं। हमारा टास्क बीसी एसी तो निकालना है। क्या डायरेक्शन, जब हॉरिजॉन्टली चलते हैं तो आई कैप चल रहे हैं और जो वर्टिकली चल रहे हैं तो जे कैप तक चल रहे हैं। किसका, उसका निकालना ही नहीं है ना। देखो मुझे वेक्टर ए बी चाहिए, ए बी निकालने के लिए मैं ए सी प्लस सी बी निकालूंगा ना। ए सी तो मैं यूं चल रहा हूँ,
सिंपली आई कैप चलूंगा, प्लस आई कैप चलूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा हूँ, ये प्लस जे कैप चलूंगा, बस डिस्टेंस पता चलेगी, एसी की डिस्टेंस कितनी है और सीबी की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस पता चल जाए। बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो आई कैप जे कैप ही डायरेक्शन होती है ना। अभी आप ओ से लेके ए गए तो 4 किलोमीटर डायरेक्शन थी, तो 4 आई कैप लिख दिया ना आपने, आपने सोचा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, डायगोनल में प्रॉब्लम होती है ना। तो डायगोनल को छोड़ो, आप ए से सी जाओ, सी से बी जाओ, बस अब डिस्टेंस पता कर लो, ए से लेके सी कितनी डिस्टेंस है और सी से लेके बी कितनी, वो ट्रिग्नोमेट्री हो जाए। हाँ, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी, अगेन यूजिंग ट्रायंगल लो। अपन ने उसकी डायगोनल डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ दिया ना, समझ गए, क्लियर है अभी। चलो, अब एक बार पहले ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके एसी और सीबी निकाल लेते हैं, फिर वेक्टर पे वापस चलेंगे, है ना। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ वी ड्रॉ, नाउ ऐसे लिखूंगा मैं, टू फाइंड वेक्टर ए बी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर, वी ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर टू ए ओ, ए ओ, सी तो मैंने बनाया ना, बी सी परपेंडिकुलर टू ए ओ, ठीक है ना। सो इन ट्राइंगल, सो इन ट्राइंगल क्या नाम हो जाएगा इसका, ए बी सी लिख लो चाहे से, ए बी सी, इसके अंदर कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए सी बी 90 डिग्री है, ए सी बी 90 डिग्री है। ऑल्सो हमको डिस्टेंस ए बी जो है वो गिवन है, ऊपर लिखा भी था शायद मैंने कहीं, 3 किलोमीटर है, ए बी इक्वल टू 3 किलोमीटर, सामने डाल देना गिवन, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, ये अपोजिट है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम एक बार साइन 60 एक बार कॉस 60 लगा के बीसी और एसी दोनों निकाल सकते हैं ना। तो लगा लेते हैं फटाफट। सो पहले साइन 60 लगा लो, या इधर लगा लो, इस जगह पे लगा लो। सो साइन 60, या इसको मैं साइन ए लिख दो एक बार, साइन ए इक्वल टू, तो ए के सामने वाली साइड बी सी डिवाइडेड बाय फिर हाइपोटेन्यूस ए बी, राइट। तो दैट इज साइन ए का मतलब साइन 60 डिग्री, बी सी का मतलब 3 किलोमीटर, नहीं बी सी तो पता करनी है, और ए बी पता है मुझे 3, ठीक है। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, बी सी बाय 3, तो यहाँ से बी सी पता चल गई 3√3/2, ठीक है, ये बी सी पता चल गई। अब और क्या पता लगाना है, ए सी। अब ए सी आप चाहो तो पाइथागोरस से पता लगा सकते हो, नहीं तो ये काम कॉस में कर लो तो भी पता लगा सकते हो, तो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, या फिर हाँ चलो करता हूँ कोशिश, तो कह रहा कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ए सी अपॉन ए बी, दैट इज कॉस वही 60, और ए सी तो पता करना है, और ए बी वही 3 पता है, कॉस 60 1/2 होता है, इक्वल टू ए सी बाय 3, तो ए सी क्या हो जाएगा 3/2, डन। अब डिस्टेंस ए सी पता चल गई, डिस्टेंस सी भी पता चल गई, तो अब वेक्टर अगेन यूजिंग ट्राइंगल लो, वेक्टर ए बी निकालना शुरू करें। चलो इधर आ जाओ, या फिर एक काम करो, चलो है ना, ऊपर का थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, कंजस्टेड हो जाएगा फालतू में, ये सब लिख ही लोगे आप, है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो। तो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मार्क कर ही लेना, इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा सोचनी पड़ रही हैं, वेक्टर अलजेब्रा को पूरा निचोड़ना पड़ रहा है ना, कैसे वेक्टर्स काम करते हैं, कैसे अपन डायरेक्शन पता लगाएं, कैसे अपन डिस्टेंस पता लगाएं ना। ठीक है, ये बाकी रहना तो चले, हटा दो, ठीक है। यहाँ पे एक एक लाइन और लिख देना, ए सी भी 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री भी तो लिखोगे, इस ट्राइंगल में ये एक एंगल और आ रहा है ना, बी ए सी 60 डिग्री, ठीक है। फिर ये साइन ए कॉस ए निकाल लिया। सो नाउ अगेन बाय यूजिंग ट्राइंगल, सो नाउ अगेन यूजिंग ट्राइंगल हो, अब वेक्टर्स पे आ गया मैं वापस, थोड़ी देर के लिए मैं वेक्टर्स को भूल के और ट्रिग्नोमेट्री पे आके सिंपली डिस्टेंस निकालने चला गया था, लेकिन अब मैं वापस वेक्टर्स पे आ गया, अगेन यूजिंग ट्राइंगल लो। इन ट्राइंगल, या इन ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी के अंदर मुझे चाहिए वेक्टर ए बी, सो वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी, ए सी प्लस सी बी, ओके। अब वेक्टर ए सी की कंपोनेंट फॉर्म में निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ, जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो प्लस आई कैप चलूंगा, जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन चलूंगा तो ए से लेके सी पॉजिटिव डायरेक्शन है, कितना डिस्टेंस है ए सी 3/2, तो 3/2 आई कैप, जे कैप इसमें भी नहीं चला, ऊपर तो गया ही नहीं, और के कैप तो वैसे ही नहीं चलता है,
0 के कैप। ठीक है, समझ आया? प्लस सी बी। अब सी से लेके बी में अब मैं जे कैप चल रहा हूँ। कितना चल रहा हूँ? सी बी कितना निकाला था मैंने? बी सी कितना निकाला था? 3√3/2। तो 0 आई कैप। अब मैं एक्स एक्सिस में नहीं चल रहा हूँ, मैं वाई एक्सिस पे चल रहा हूँ, और ऊपर चलूंगा तो पॉजिटिव, नीचे चलूंगा तो नेगेटिव। जैसे मैं ओ से लेके ए चला था तो मैं नेगेटिव चला था, देखो -4। लेकिन जब मैं ए से लेके सी चलूंगा तो पॉजिटिव चलूंगा। ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव। तो 0 आई कैप ऊपर कितना चला मैं? 3√3/2 जे कैप। और के कैप तो वैसे भी नहीं चल रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए लिखा जा रहा है बस। इन दोनों को एडअप कर दो तो फाइनली वेक्टर ए बी आ गया। तो 3/2 + 0 यानी कि 3/2 आई कैप, और 0 + 3√3/2 यानी 3√3/2 जे कैप। और वो तो वैसे भी 0 के कैप चल ही रहा है। ये फाइनली वेक्टर ए बी आ गया, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आ गया मेरा फाइनल वेक्टर ओ बी। कर दूं अब? वैसे तो आप फिर लिखना अगेन बाय यूजिंग इक्वेशन 2, या मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आ जाओ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए बी इन इक्वेशन 2, ऐसे लिखना है ना। जो अब मिसिंग इक्वेशन 1 छोड़ के आए थे मिसिंग। नाउ नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए बी इन इक्वेशन 1, वी गेट वी गेट। तो इक्वेशन 1 में छोड़ के आया था कि वेक्टर ओ बी होती है दिस प्लस ए बी। तो दिस को तो एज इट इज लिख दो वापस। 4 - 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। प्लस वेक्टर ए बी की तलाश थी, वो पूरी हुई मेरी तलाश। क्या है? 3/2 आई कैप, 3√3/2 जे कैप, 0 के कैप। चलो आई से आई, जैसे जे कैसे के, तो -4 में 3/2 जोड़ो रफली। -4 × 2 -8, -8 + 3 -5/2 आई कैप। 0 प्लस जोड़ेंगे तो 3√3/2 जे कैप, और के कैप तो कल भी 0 था, आज भी 0 है। चाहे से लिखो चाहे से मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कि इस वाले क्वेश्चंस में जिसमें अपन डिस्प्लेसमेंट अर्थ पे चल रहे हैं तो अपन 0 के कैप शुरू से लेकर एंड तक चाहे से ना लिखें तो भी हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। डोंट वरी, चलो मैच करो आंसर। सही है बेटा। और फाइनल एक क्लोजिंग स्टेटमेंट और लिख देंगे फिर हम उसमें लास्ट में, जैसे जिस भाषा में क्वेश्चन जवाब सवाल था हमारा। कैसे? हेंस द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट दैट इज ओ, है ना, टू द डिपार्चर पॉइंट दैट इज, लास्ट में क्या था? बी, है ना, इज गिवन बाय वेक्टर ओ बी इक्वल टू जो भी हमने निकाला है, जो भी हमने निकाला। क्लोजिंग स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलें। मार्क कर ही लिया आपने, इंपॉर्टेंट ये। Question number 5, 4. If vector A equal to B plus C, then is it true that magnitude of A equal to magnitude of B plus magnitude of C? ये क्या कह रहा है कि अगर वेक्टर A जो है B प्लस C वेक्टर के बराबर है, तो क्या ये जरूरी है क्या कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B और C के मैग्नीट्यूड का सम? वेक्टर A तो B और C का सम है, वेक्टर क्वांटिटी के लिहाज से तो ये वेक्टर बी और वेक्टर सी का सम है, रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी क्या वेक्टर बी और वेक्टर सी का सम वेक्टर ए होगा क्या? सवाल ये। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं वेक्टर ए बी सी को एक ट्राइंगल में प्लॉट करूं, ट्राइंगल और लगाने की कोशिश करूं, जैसे ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो वेक्टर ए रिजल्टेंट वेक्टर है बी और सी का, राइट? तो वेक्टर बी ये ले लिया मैंने, वेक्टर सी ये ले लिया मैंने, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अगर ऐसा है कि ए इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल टू डायरेक्ट ए है ना, अगर ऐसा है तो अब आप खुद सोचो कि इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम होगा क्या? तो हमने हमेशा सीखा है कि ट्राइंगल के अंदर किसी भी दो साइड का सम तीसरी से साइड से बड़ा होता है। तो ये तीसरी साइड तो छोटी होगी इन दोनों के सम से। ये कह रहा है इक्वल है, ये कह रहा है इक्वल है, तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ में तो नहीं हुआ। ट्राइंगल लॉ में तो वेक्टर ए जो है
वेक्टर बी प्लस सी से छोटा होगा ना कि बराबर होगा। ना कि बड़ा कैसे होगा, छोटा होगा ना कि बराबर। वो बराबर चाहता है लेकिन मेरा वेक्टर ए क्या होगा, बी प्लस सी से छोटा होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ट्राइंगल बनाए ना। जैसे मान लो मैं पॉइंट्स मार्क करूं ए बी सी, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में हो। ट्राइंगल में जरूर थोड़ा ना तीन पॉइंट्स प्लेन पर या स्पेस में भी या तो ट्राइंगल बनाएंगे या फिर लाइन बनाएंगे। तीसरी चीज तो हो नहीं सकती है ना। तो एक केस तो ये हो गया और एक केस ये हो गया। अगर वो लाइन बना रहे हैं, कोलिनियर है, अब ये काम हो जाएगा जो वो कह रहा है। देखो ध्यान से। अब वेक्टर ए तो ये हो जाए, वेक्टर बी तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और वेक्टर सी हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और वेक्टर ए ये पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। नाउ यू कैन सी कि अब जो है साहब, ये बी वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी है, इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है ना। अब जो है इसका और इसका सम टोटल एसी का सम है। तो एक केस में तो हो जाएगा। तो उसने क्या कहा था कि जरूरी है क्या ऐसा होगा, तो जो होगा वो नहीं बताओ, जहां नहीं हो रहा वो बताओ, है ना। ये दोनों ही बता दो, तो इस तरीके से जस्टिफाई करना है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसका जस्टिफिकेशन समझ में तो आ गया क्वेश्चन, है ना। here we are given as here we are given as, तो हमको गिवन क्या है, we are given as वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, अब केस वन लो, है ना। केस वन, केस वन, व्हेन वेक्टर a b and c form a triangle, when vector a comma vector b and vector c form a triangle, और ट्राइंगल नाम भी लिख दो abc, फॉर्म a triangle a b c। ठीक है, ओके, समझ आया। वी नो दैट, इस केस में हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल में दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है ना। वी नो दैट, वी नो दैट सम, वी नो दैट sum of two sides in a triangle is always greater than the third side, is always greater than the third side। is always greater than the थर्ड साइड, ऐसा हम जानते हैं। सो इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में ए सी, ए बी और बी सी का सम, ए बी प्लस बी सी का सम हमेशा किससे बड़ा होगा, ए सी से। या दूसरे शब्दों में बात करो और लगा के, तो ए सी हमेशा छोटा होगा ए बी और बी सी के सम से। तो फिर ए सी को हम वेक्टर में कन्वर्ट करें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी है। हाँ बोलो, है ना। और ए बी जो है मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करें, वेक्टर में कन्वर्ट करें, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी है भाई। लाइन सेगमेंट में तो सिंपली ए बी लिख देते हैं, मैग्नी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और बी सी जो डिस्टेंस है उसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इस तरीके से, ठीक है ना। और वी कैन से वेक्टर ए सी, यहाँ पे क्या है, वेक्टर बी, वेक्टर ए सी क्या है, वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेस देन हो गया ए बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी क्या है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। सो और ये तो हो गया केस वन, है ना। केस वन हो गया है तो फाइनल केस हो गया, मतलब रिजल्ट आ गया। अब केस टू में हम स्ट्रेट लाइन और फिगर भी अलग अलग ही बनाएंगे। केस वन का फिगर इधर ही खत्म कर देंगे और केस टू मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा। केस टू, केस टू में मैं क्या लिखूंगा, व्हेन वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर, या वेक्टर ए बी सी फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन ए बी सी, है ना। व्हेन, क्योंकि तीन वेक्टर्स या तीन पॉइंट्स स्पेस में यही दो केस बना सकते हैं, या तो ट्राइंगल या लाइन या स्ट्रेट लाइन, है ना। वी सी फॉर्म, फॉर्म स्ट्रेट लाइन ए बी सी, स्ट्रेट लाइन ए बी सी। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन के केस में तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। सो ए सी इक्वल टू
ए बी प्लस, इसमें कुछ जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन में तो हम जानते हैं कि इन दोनों का सम उसके बराबर होगा ही होगा। अब इसको वापस मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर लो जैसे पहले किया, और मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। मैग्नीट्यूड ए सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए बी प्लस मैग्नीट्यूड बी सी, ठीक है ना। और लगा के अब इसको जिस फॉर्म में उसने कहा था, वेक्टर ए सी क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो केस 2 में फाइनल रिजल्ट ही आया और केस 1 में फाइनल रिजल्ट ही आया। तो उसने कहा था कि ये बात सच है या नहीं है, तो ये बात किसी एक केस में सच है, किसी एक केस में झूठ है। समझ आया? उसने क्या कहा था कि अगर ये चीज है तो हमेशा क्या यही सच होगा क्या, इज दिस ट्रू। तो हमें जस्टिफाई करना था, तो हम क्या लिखेंगे कि ये वाली बात ट्रू है लेकिन हमेशा नहीं है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन हो गया पूरा। उसके बाद फिर मैं इसको डिलीट कर दूं। सो वी कैन सो वी कैन कंक्लूड दैट कंक्लूड दैट conclude that vector A equal to vector B plus C implies इससे रिजल्ट आएगा, implies magnitude of vector A equal to magnitude of vector B plus magnitude of vector C। इससे ये रिजल्ट आ जाएगा, मान ली बात। बट कब आएगा, जब ये कोलिनियर हो, ओनली व्हेन। इससे ये इंप्लाई तभी होगा, ओनली व्हेन वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है ना। बट इट डज नॉट इम्प्लाई द सेम रिजल्ट, पर ये सेम रिजल्ट इम्प्लाई नहीं होगा। इट डज नॉट इम्प्लाई द सेम रिजल्ट व्हेन दे फॉर्म ए ट्राइंगल, ठीक है। इम्प्लाई द सेम रिजल्ट व्हेन दे फॉर्म अ, क्लियर, सारी बातें बता दी हमने केस 1 केस 2 लेके। कब तो वो रिजल्ट आएगा उसका मनपसंद, कब नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा, ट्रायंगल में नहीं। डन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाँ, हाँ बिल्कुल, जो आपको बता रहे हैं ये पूरा एग्जाम प्रेजेंटेशन है, ठीक है। रिस्क ले ही नहीं रहे हम, पूरा आपको एक एक करके बता रहे हैं। उसने देखो जस्टिफाई के लिए कह दिया ना, वो कहता कि वही केस बताओ। जस्टिफाई में तो फिर पूरा जस्टिफिकेशन चाहिए भाई, कब तो हो रहा है और कब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा ये बात सच है क्या, तो ये बात सच कब है वो भी बतानी पड़ेगी और झूठ कब है वो भी बतानी पड़ेगी। अब खुद सोचो, आपसे कोई पूछे कि बता ये बात सच है क्या, तो आप क्या उसको आधी बात बता के छोड़ दोगे क्या? आप ये भी बताओगे कि हाँ सच तो है, इस जगह पे सच है, इस जगह पे झूठ है, ठीक है ना। पूरा सच बताओगे, अधूरा सच तो हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है ना। चलो, तो फिर तो चार बनेंगे, फिर तो केसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि चार पॉइंट्स जो हैं एक स्पेस में या एक प्लेन पे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं। तो वो बहुत हाई फाई केस हो जाएगा, वो नहीं आएगा, है ना। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज ए यूनिट वेक्टर। ये तो फर्जी क्वेश्चन है। आप एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ ताकि ये गिवन वेक्टर क्या बन जाए, एक यूनिट वेक्टर बन जाए। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है हमेशा, क्या होती है, 1। सो हेयर द गिवन वेक्टर इज, इसको वेक्टर मान लो पहले तो, हेयर द गिवन वेक्टर इज, इसको क्या मान लो, वेक्टर ए मान लो, है ना। ये गिवन वेक्टर है। एक्स एक्स एक स्केलर है जो बार मल्टीप्लाई हो रहा है आई कैप जे कैप में, तो मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। ये फाइनल वेक्टर आ गया मेरा। अब ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, ऐसा गिवन है ना। नाउ इट इज गिवन दैट वेक्टर इज a यूनिट वेक्टर, given that vector a is a unit vector, vector a is a unit vector। So if vector a is a unit vector तो इसका मैग्नीट्यूड 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड निकालो। दैट इज, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट, तो एक्स स्क्वायर, अगला भी एक्स स्क्वायर, उससे अगला भी एक्स स्क्वायर का सम का रूट, इसकी वैल्यू आ गई 1। सो इट्स लाइक 3x² और रूट को उधर भेज दो, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3। सो एक्स इक्वल टू व्हाट, होल रूट ऑफ 1/3, दैट मीन्स 1/। अब देखो x की वैल्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है ना, क्योंकि x मैग्नीट्यूड थोड़ी ना है, x तो इसके आगे लगा हुआ स्केलर है। तो स्केलर तो नेगेटिव जुड़ेगा तो भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 ही निकलेगा।
तो प्लस और माइनस दोनों आपको सोचना है हर बार कि आप जब रूट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू अब दोनों पॉसिबल है या सिंगल पॉसिबल है। मान लो एक्स मैग्नीट्यूड होता, फाइनल मैग्नीट्यूड होता, डिस्टेंस होती, तो फिर मैं माइनस नहीं लगा। तो अभी तो इसके लिए प्लस और माइनस वन, 1/√3 है, 1/√3 दोनों हो जाएगी। मैं क्या लिख दूंगा, हेंस द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर प्लस और माइनस 1/√3। आंसर, कोई डाउट नहीं है। ओके, इसी टाइप में क्वेश्चन और था इसमें, देखो उसको भी साथ में निपटा सकते हैं। ये देखो, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर 1/√3 1/√3 1/√3। एक ऐसा वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से बराबर ही इंक्लाइन है ना। बराबर इंक्लाइन है तो डीसी बराबर होंगे। तो वो डीसी जो बराबर है वो ये है, 1/√3 1/√3, ऐसा प्रूव करके देखा। तो करीब करीब इसके जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो, हम क्या कर देंगे, इसको पहले ले लेते हैं ना, इससे मिलता जुलता है तो हम क्या ले लेंगे, एक वेक्टर ए ले लेंगे जो कि ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से इक्वली इंक्लाइंड है ना। लेट वेक्टर ए बी, लेट द वेक्टर ए बी द वेक्टर, be the vector which is equally inclined, which is equally inclined to the axis, एक्सिस को हम एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, तो ओ एक्स भी लिख सकते हैं, ओ वाई एंड ओ जेड। हमने उस वेक्टर का नाम वेक्टर ए रख दिया जो इक्वली इंक्लाइंड है। तो वेक्टर ए के डीसी जब हम निकालेंगे तो इक्वल निकलेंगे। दैट इज, अब इक्वली इंक्लाइंड है मतलब एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वही वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, वही जेड एक्सिस के साथ बन रहा है, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। और अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। और अगर ये तीनों सेम है तो वी कैन ऑल्सो से कि एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, यानी कि डीसी सेम है। लेकिन वो डीसी है क्या, 1/√3 1/√3 ऐसा प्रूव करके बताओ, है ना। ठीक है, सो नाउ ये तीनों सेम तो हो गए, है ना, तीनों सेम हो गए तो हमको एक रिलेशन पता है। नाउ वी नो दैट एल एम एन का एक रिलेशन पता है ना, बोलो बोलो, नहीं पता। एल एम एन का एक रिलेशन होता है आपस में, L² प्लस M² प्लस N² क्या होता है, 1 होता है ना। ये रिलेशन फाइनली मतलब हमको टिप्स पे याद होना चाहिए। तो अब तीनों ही सेम है, तीनों ही सेम है तो तीनों को एल लिख दो, L² प्लस L² प्लस अगेन L² इक्वल टू 1। इसको लेट से इक्वेशन 1 मार्क कर दो और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, तीनों सेम आ गए थे। ठीक है, सो इट्स लाइक 3L² इक्वल टू 1, सो L² इक्वल टू 1/3, सो L इक्वल टू 1/√3। ठीक है, डन। अब ये भी हालांकि डायरेक्शन कोसाइंस है तो प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं, है ना। डीसी प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं। डीसी क्या होता है, कॉस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो 0 से लेके 180 डिग्री का अगर अपन इंक्लिनेशन माने हैं तो कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो दोनों आ सकता है गाइस, लेकिन उसने जो प्रूव करवाया है उसमें पॉजिटिव ही लिखा है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ही रहना दो फिर, है ना। L=1 में, क्योंकि जब उसने जो चीज पर्टिकुलरली प्रूव करवाई है तो फिर हमारे पास ऐसे दो तीन केस है, लेकिन हम वही केस उठा के प्रूव करेंगे ना, भाई ले तेरा केस तो प्रूव हुआ। ठीक है, सो नाउ तीनों ही 1/√3 हो गए। सो नाउ DCs ऑफ वेक्टर ए आर, आर वॉट, L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू 1/√3 प्रूव्ड। तो सरल सा सवाल था, है ना। अब हमने कहाँ पे छोड़ा था उसको, फिफ्थ हो गया था ना। सिक्स क्या है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दिस। अब ये सरल से वो हमने रिजल्टेंट वाले क्वेश्चन किए थे उस पर आ चुका है। डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल कम कर दी इसने। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, A+B। उस A+B की तो डायरेक्शन लो, पैरेलल लो, पैरेलल लो मतलब उसी की डायरेक्शन लो, है ना। और मैग्नीट्यूड 5 यूनिट लो और एक चौथा वेक्टर तैयार करो। देखो दो वेक्टर ये गिवन है, तीसरा वेक्टर इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब एक चौथा वेक्टर बताओ जो इस तीसरे वेक्टर की तो डायरेक्शन कॉपी करता है, उससे डायरेक्शन छीनता है, लेकिन मतलब उसकी डायरेक्शन में जाता है लेकिन मैग्नीट्यूड अपना रखता है 5 यूनिट, मतलब 5 कदम चलता है वो इसकी डायरेक्शन में, जो इनके रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में। तो पहले तो मैं इन दोनों वेक्टर्स के बारे में बता के इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लूं। हेयर द टू गिवन वेक्टर्स आर, बुनिया आएगा।
आएगा क्या? सो द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय, इनका रिजल्टेंट हम कैसे कह सकते हैं? वेक्टर सी इक्वल टू, रिजल्टेंट मतलब दोनों का सम होता है ना, दोनों का रिजल्ट क्या आया ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको जोड़ देता हूं मैं, तो भी रफली जोड़ देता हूँ, 2+1 यानी 3 i कैप, 3 - 2 यानी सिंगल जे कैप, और माइनस के प्लस के 0 k कैप। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया वेक्टर सी। तो अब सी की डायरेक्शन पकड़नी है, तो सी की डायरेक्शन पकड़नी है तो उसका यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, है ना, जिसकी डायरेक्शन चाहिए उसका कैप चाहिए एक तरीके से, है ना, तो सी कैप चाहिए होगा। तो सी कैप निकाल देते हैं। सी कैप निकालने के लिए क्या किया जाता है? वेक्टर सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो इट्स लाइक 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 k कैप डिवाइडेड बाय 9 + 1 √10, और फर्दर सॉल्व करें तो 3/√10 i कैप प्लस 1/√10 जे कैप प्लस 0 से डिवाइड करूंगा 0 आएगा, 0 k कैप। तो ये आ गया, मेरा डायरेक्शन मिल गई मुझे। अब मैग्नीट्यूड तो उसने दे ही दिया, तो मैग्नीट्यूड को उससे मल्टीप्लाई करके, ये 1 यूनिट की डायरेक्शन है, कैप है नहीं तो उसको 5 यूनिट की डायरेक्शन, 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है, इस डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर होगा इसी का 5 गुना हो। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा? नाउ, उसने क्या कहा था? नाउ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स पैरेलल टू द, पैरेलल कह दूं, इन द डायरेक्शन ऑफ कह दूं, बात एक ही है, उसकी डायरेक्शन लेनी है ना, पैरेलल, लेकिन जो वर्ड उसने यूज किया वो यूज करेंगे मैं भी, पैरेलल टू द, पैरेलल टू द वेक्टर सी, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ए और बी को मैंने नाम रख दिया ना वेक्टर सी, बार बार बोल रहा है तो नहीं लिखूंगा, पैरेलल टू वेक्टर सी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, इसको मैं चौथा वेक्टर का नाम तो दे देता हूं वेक्टर डी, और ये निकाली कैसे जाएगी? 5 तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सी की यानी सी कैप, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन होता है कोई भी वेक्टर, मैग्नीट्यूड चाहिए इसको 5 यूनिट, डायरेक्शन चाहिए इसको वेक्टर सी की, तो वेक्टर सी मत लिख देना, उसकी डायरेक्शन मतलब उसका यूनिट वेक्टर यानी कि सी कैप, सी कैप भी आपके पास, उसको 5 से गुना कर दो। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इट इज लाइक 5 जो भी आपने सी कैप अभी अभी निकाला है, 3/√10 i कैप प्लस 1/√10 जे कैप प्लस 0 k कैप, 5 से गुणा कर दो जल्दी से, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 15/√10 टाइम्स i कैप, 5/√10 टाइम्स जे कैप प्लस 0 k। अब ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था एक्सरसाइज में, तो काट दो, 15 को काट दो अब, है ना, 15 में देखो 3 × 5 है, और √10 में क्या है? √5 × √2 है, तो √5 कट गया, तो 3√5/√2 बच गया नीचे फिर, 3√5/√2 i कैप, सही है, और ऊपर क्या है? 3/2, 3/2 √10, 5 काट दिया, ओके, 3/2 √10, और फिर आगे क्या है? √10/2, तो फिर कुछ गलती करिए क्या? मैग्नीट इसको जोड़ो, देखें एक और बार, 2 और 1 3, 3 में से 2 गया 1, और -1 +1 0, सही तो आंसर देख रहे हो, नहीं चेक कर लेना। 3/3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और फिर आ जाओ 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 0 का 0, तो √10 ही होगा, 3/√10, 1/√10 0, फिर मैग्नीट्यूड चाहिए 5 यूनिट, तो 5 से गुणा कर दिया, 5×3 = 15, 5×5। अब तो क्या रहा आंसर है, एक बार बोलना? 3/2, √10 इधर ही है ऊपर, मिड में है तो बेटा 3√10 है ना, ऊपर ही मानो ना फिर उसको, 3√10/2 बोलो, 3√10/2, हाँ, हाँ, √10/2, बस, और जो तो 0 के हो ही रहा है, तो अब आपको डिनोमिनेटर में 2 बनाना है, और ऊपर √10 तो मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √10। ठीक है, इसमें √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो आप बताओ क्या होगा? 15√10/√10,
और नीचे ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कराओगे ना, और ये क्या हो जाएगा 5√10 बाय नीचे क्या है √10 ऑलरेडी और एक √10 और। तो देखो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये √10 √10 10 और 15/10 3/2 और √10 ऊपर बच गया। ठीक है, इधर आओ, अगेन √10 10 और 5/10 क्या होता है 1/2, 1/2 और एक √10 ऊपर बच गया √10/2। ठीक है, अब ऊपर और नीचे √10 से मल्टीप्लाई करके ये क्वांटिटी बना दो, नहीं तो आप जिस फॉर्म में छोड़ रहे हो उस फॉर्म में भी कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, उसी को कैलकुलेट किया बस इसने, बाकी आंसर हमारे और अप्रोच दोनों सही है। ठीक है, तो कभी भी कोई वेक्टर जो डायरेक्शन किसी और वेक्टर की चाहता है और मैग्नीट्यूड अपना चाहता है, तो मैग्नीट्यूड तो उसका जितना भी उससे गुना करना पड़ेगा, और जिसकी डायरेक्शन वो चाहता है उसका कैप निकालना पड़ेगा, यानी उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा पहले। जैसे उसको वेक्टर सी की डायरेक्शन चाहिए थी तो हमने सी कैप निकाल लिया और गुणा कर दिया 5 से। समझ आया? चलो जी, कितने क्वेश्चन हुए आज फिर? टाइम क्या हो रहा है? 35 हो गए। ये वाला सेवंथ वाला देखो सेम ऐसा ही है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो इसको भी खत्म करो फिर बाकी कल करेंगे ना। सेवंथ क्वेश्चन इज कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, अभी जो हमने किया ना सेम वैसा ही है। वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी है ये, सी है ये। तो एक ऐसा वेक्टर पता करो, यूनिट वेक्टर हो, मतलब कैप पता करना है, मैग्नीट्यूड से भी मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे उसमें तो क्या था 5 मैग्नीट्यूड वाला निकालो, तो इसमें तो सीधा एक ही मैग्नीट्यूड वाला चाहिए, दैट मीन्स कैप चाहिए आपको, है ना। लेकिन किससे पैरेलल होना चाहिए, इस वेक्टर से पैरेलल होना चाहिए। तो इस फॉर्म में रिजल्ट निकाल लो इनका तीनों से, और फिर इसका कैप निकाल लेना, वही यूनिट वेक्टर होगा इसका। ठीक है, चलो तो पहले तो हम वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे। हेयर द 3 गिवन वेक्टर्स है, ये उससे भी सरल है उल्टा 6 से भी। हेयर 3 है अब की बार वेक्टर्स, द 3 गिवन वेक्टर्स आर, 3 given vectors are, so we will put first vector this, second vector this and the third vector this। उसके बाद फिर उसको क्या चाहिए 2a minus b plus 3c। so now vector 2a minus b plus 3c ये निकाल लेते हैं पहले, इक्वल टू, तो 2 times of a यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस सिंगल टाइम बी 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप, देन 3 times c आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस के कैप। तो करो, दो गुना करो, तो 2 i कैप माइनस 2 i कैप कट गया है, तो केवल 3 i कैप बचा, 2j और ये प्लस जे 3j, 3j में से -6, 3 - 6 यानी -3 j कैप, 2k -3 यानी माइनस के प्लस 3k प्लस 2k कैप। ये फाइनल वेक्टर आ गया आपका कंपोनेंट फॉर्म में। सो अब इसका यूनिट वेक्टर पैरेलल पैरेलल टू दिस वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर जो इस वेक्टर से पैरेलल हो। तो नाउ, और इसको इसका नाम तो रख दो ए बी सी की फॉर्म में है, तो लेट से ये वेक्टर डी हो गया ना, तो बार बार ये नहीं लिखेंगे ना, डी लिख देंगे। नाउ अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, पैरेलल टू क्या दे रखा है बुक में, ये तो इसको तो डी लिख दूं मैं, पैरेलल टू वेक्टर डी इज गिवन बाय डी कैप। यूनिट वेक्टर चाहिए ना, 5 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए होता तो 5 डी कैप लिखता, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा 10 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए होता तो 10 डी कैप लिखता, लेकिन इसको तो यूनिट वेक्टर ही चाहिए तो सिंपली डी कैप। ओके, तो इज गिवन बाय डी कैप, और डी कैप निकाल लो बस, डी वेक्टर को सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड डी वेक्टर। डी वेक्टर आपने ऊपर रख ही दिया, 3 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। करो, 9 और 9 18 और 4 22, √22, सो √22 से डिवाइड करा दो, 3/√22 आई कैप माइनस 3/√22 ठीक है, आप 2-3 स्टेप्स में कर लेना चाहे से, 2/√22। ठीक है, तो ये इस फॉर्म के दोनों क्वेश्चंस कवर हुए, सरल से कर रखे हैं हमने सारे इक्वेशन, ये रिवीजन करवा रहा है, बढ़िया बात है, हमारा रिवीजन भी हो रहा है, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।